हेलो क्लास। आज साइंस के चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। सबसे पहले देखते हैं अम्ल के बारे में। तो अम्ल हमारे पास क्या हो भाई? अम्ल तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं और जलीय विलेन में H+ आयन छोड़ते हैं। ये अर्हीनियस ने दिया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो अम्ल होते हैं यानी कि जो एसिड्स होते हैं वो पानी के अंदर H+ आयन को रिमूव करते हैं, यानी कि H+ आयन को निकालते हैं। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर हमें किसी भी एसिड के बारे में जानना होगा तो हम क्या काम करेंगे, उसके अंदर H+ आयन देखेंगे। अगर H+ आयन है तो एसिड है, वरना वो नहीं है। ठीक है, अब हमारे जो अम्ल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। ठीक है, तो प्रबल अम्ल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? स्ट्रांग होते हैं, यानी कि अगर हमने इसको हाथ पर डाला तो क्या हो जाएगा, जो हाथ है वो हमारा खराब हो जाएगा। और दुर्बल अम्ल जो होते हैं वो हमारे यूज होते रहते हैं। जैसे कि प्रबल अम्ल कौन से HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, H2SO4 यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। उसके बाद आता है हमारे पास दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल में क्या क्या है हमारे पास? CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड है ये वाला, लैक्टिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड। तो यहाँ पे मैंने एक प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में लिखा हुआ। ठीक है, कुश्ती मूवी का ये सीन है। इसके बाद आता है हमारे पास जो अम्ल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक सांद्र अम्ल और एक तनु अम्ल। ठीक है, अगर कोई भी तरह का हमारा अम्ल है तो वो दो प्रकार का होगा, एक सांद्र अम्ल और एक तनु अम्ल। तो सांद्र अम्ल जो होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, खतरनाक होता है यानी कि उसको हम यूज नहीं करते डेली लाइफ में, लेकिन जो तनु अम्ल होता है उसका हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है भाई, अम्ल के अंदर 95%, सॉरी, सांद्र अम्ल के अंदर जो होता है, जो अम्ल होता है वो 95% होता है और जो जल होता है वो 5% होता है। ठीक है, अब तनु अम्ल जो हो गया उसमें हमारा जो अम्ल है वो सिर्फ खाली 5% है और जो जल है वो 95% है, यानी कि इसका उल्टा। तो इसको एक मीम के थ्रू बता रखा है, ये सांद्र अम्ल है, अम्ल जो है वो 95% है और जो जल है वो 5% है। अब जो तनु अम्ल है यानी कि जो डाइल्यूट एसिड है उसमें जो अम्ल होगा वो तो 5% होगा और जो अम्ल है वो 5% होगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्षारक। तो क्षारक में क्या होता है कि जो क्षारक होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। लाल लिटमस को नीला कर देंगे और जल में OH नेगेटिव आयन देंगे। ठीक है, तो एसिड जो है वो तो H+ आयन देते हैं। ठीक है, एसिड जो है वो H+ आयन देंगे। ठीक है, लेकिन जो क्षारक होते हैं वो क्या देते हैं? वो OH नेगेटिव आयन देते हैं। ठीक है, क्षारक क्या देते हैं? OH नेगेटिव आयन। अब जो क्षारक होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। तो अगर हम देखें तो प्रबल क्षारक भी वही काम करता है। अगर मैं क्या काम करूँ, प्रबल जो हमारा प्रबल क्षारक है यानी कि जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसको अगर मैं हाथ पे डाल लूँ तो वो क्या हो जाएगा, हमारा जो हाथ है वो खराब कर देगा। ये भी उतना ही डेंजरस होता है जितना डेंजरस एसिड होता है। ठीक है, और दुर्बल क्षार हमारे पास ये है NH4OH। ठीक है, अब इसके बाद जो क्षार होता है, देखो एक क्षारक होता है और एक होता है क्षार। तो क्षार क्या होता है? ऐसे क्षार, ऐसे क्षारक जो जल में क्या होता है, घुलनशील होते हैं, उन क्षारक को हम क्षार कहते हैं। ठीक है, ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उनको हम क्षार बोलते हैं। ठीक है, वरना हम उसको क्षारक ही बोलेंगे। इसका मतलब क्या है कि देखो एक लाइन भी होती है कि सभी क्षारक होते हैं। ठीक है, देखो सभी जो क्षार हैं वो तो क्षारक हो सकते हैं, है ना भाई, जो सभी जो क्षार है वो क्षारक हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो क्षारक जो पानी में घुल गया उसको हमने क्षार बोल दिया। ठीक है, लेकिन जो सभी क्षारक हैं उनको हम क्षार नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि पता चले कि कोई सा जो क्षारक है वो पानी में नहीं घुल रहा, तो उसकी वजह से हम उसको क्षार नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आता है देखो लवण। तो लवण क्या होता है? लवण होता है जब अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया कराई जाती है तो उसमें हमें जो उत्पाद मिलता है, ठीक है, उसमें हमें जो उत्पाद मिलता है उसको हम लवण बोलते हैं। जैसे कि NaCl, KCl। ठीक है, NaCl और KCl ये वाली जो अभिक्रिया होती है यानी कि अम्ल और क्षारक को मिलाने वाली जो अभिक्रिया होती है इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अब इसके बाद आता है सूचक। ठीक है, तो सूचक जो होता है वो क्या होता है? सूचक हमें किसी भी सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, कोई भी हमारे पास जो भी सोल्यूशन होगा उसके अंदर अम्ल या क्षार की उपस्थिति को दर्शाएगा। ठीक है, अब ये किस तरह से दर्शाता है वो अलग बात है। देखो जो जो सूचक होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, प्राकृतिक, कृत्रिम और गंधीय। यानी कि प्राकृतिक वो जो कि पौधों में पाए जाते हैं, यानी कि जो हमें प्रकृति में मिल जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक सूचक बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि पौधों में पाए जाने वाले, जैसे क्या क्या है, लिटमस है,
ठीक है, लाल पत्ता गोभी है और हल्दी है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, प्राकृतिक सूचक हो गए। फिर आता है हमारे पास कृत्रिम सूचक। तो कृत्रिम सूचक क्या होता है, ये ऐसे सूचक होते हैं या फिर ये ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कहाँ पे बनाए जाते हैं, ये लैब के अंदर बनाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या है, मैन मेड है, ठीक है। कैसे है, मैन मेड। तो मैन मेड को हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम, यानी कि जो लैबोरेटरी में बनाए जाते हैं। जैसे क्या चीज है भाई, मैथिल ऑरेंज है, ठीक है, फिनोफ्थैलिन है। तो ये सब क्या है, ये सब जो है वो कृत्रिम सूचक है, ठीक है, क्योंकि ये लैब में बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है देखो गंधी सूचक। तो गंधी सूचक में क्या होता है कि जब हम इनको अम्ल या फिर क्षारक के अंदर मिक्स करते हैं या फिर मिलाते हैं, तो ये जो है ना अपने गंध के माध्यम से बताते हैं कि जो हमने जो सोल्यूशन डाला है वो क्या है, वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है, ठीक है। तो ये अलग अलग स्मेल देते हैं, है ना। अगर मैं अम्ल डालूंगा तो अलग स्मेल आएगी, और अगर मैं क्षार डालूंगा तो उससे अलग स्मेल आएगी। तो इसके उदाहरण क्या क्या है, प्याज है और लौंग का तेल है, ठीक है। प्याज है और लौंग का तेल है। अरे ज्यादा आगे बढ़ जाता है, ठीक है। अब ये कुछ ये कुछ प्राकृतिक सूचक दे रखे हैं, ठीक है। ये प्राकृतिक सूचक हैं, ठीक है। ये लिटमस हो गया, पत्ता गोभी का रस हो गया, हल्दी हो गया, हाइड्रेंजिया का फूल हो गया, ठीक है। फिर कृत्रिम सूचक क्या है हमारे पास, फिनोफ्थैलिन और मिथाइल ऑरेंज है, ठीक है। फिर गंधीय सूचक है हमारे पास प्याज का रस, वेनिला और लौंग का तेल। इनसे होने वाले जो वो हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे क्या है कि अम्ल और क्षारों के गुण हैं, ठीक है। तो अम्ल और क्षारकों के क्या क्या गुण होते हैं भाई। तो सबसे पहले आती है अम्ल की और क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया, ठीक है। किसके साथ अभिक्रिया, धातु यानी कि मेटल के साथ अभिक्रिया करेंगे। तो जब हम अम्ल और क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो देखो क्या होता है, जब जब अम्ल और धातु आपस में मिलते हैं, है ना, जब हम अम्ल को किस में डालेंगे या धातु को जब हम अम्ल में डालेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, जिंक क्लोराइड बन गया। जैसे हमारे पास ये क्या बनेगा, लवण बनेगा, यानी कि सॉल्ट बनेगा, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो हमारे पास एक उदाहरण है, क्या रहा है कि HCl है। HCl को जब हम जिंक में डालेंगे तो जिंक जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और क्या बनाएगा, ZnCl2, और जो हाइड्रोजन गैस है वो निकल जाएगी, ठीक है। अब जो क्षारक के साथ अभिक्रिया होगी, तो क्षारक के साथ क्या क्या अभिक्रिया होगी, ये हमारा क्षारक होता है NaOH, है ना। यानी क्षारक और धातु के साथ भी वही बनाएगा, यानी कि लवण बनाएगा और हाइड्रोजन बनाएगा, ठीक है। लवण और हाइड्रोजन बनाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, NaOH और जिंक है। तो इन दोनों से बनने वाला जो सॉल्ट है वो क्या है, वो है सोडियम जिंकेट, यानी कि Na2ZnO2, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास सॉल्ट हो गया। और इसमें क्या रिलीज क्या हुई है, वो ये गैस, हाइड्रोजन गैस जो होती है वो रिलीज होती है। इस साइन से हम दिखाते हैं कि जो गैस है वो रिलीज हो गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास धातु के साथ अभिक्रिया। अब उसके बाद देखो एक टेस्ट आता है कि पॉप टेस्ट। तो पॉप टेस्ट में होता है क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें, है ना, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो फ्लास्क दिख रहा है ना, इसके अंदर क्या है कि हमने ये जिंक के, ठीक है, जिंक के वो डाल रखे हैं, मतलब जिंक के टुकड़े डाल रखे हैं। और ये क्या है, ये हमारे पास HCl का एक वो है, HCl का एक सोल्यूशन है। तो इसमें हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का है ना, इसके अंदर क्या सोल्यूशन है। तो जैसे ही हमने इसके अंदर जिंक के वो डाले ना, तो क्या हुआ कि इसने इसको रिप्लेस करा, और यहाँ पे क्या बना होगा, यहाँ पे बना होगा सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो गई होगी। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो इससे निकलने के बाद कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। यहाँ से आने के बाद यहाँ आएगी। अब यहाँ पर जो है ये है साबुन का पानी, ठीक है। ये क्या है, ये सोप वाटर है। तो सोप वाटर में अगर हमने क्या 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 काम करा कि हल्की वाली गैस अगर हम डालेंगे तो ये क्या, ये बुलबुले निकालेगा। और हमने फिर यहाँ पे क्या लगाई है, मोमबत्ती लगाई है। तो जैसे ही हाइड्रोजन वाला गुब्बारा जो है वो मोमबत्ती के साथ आएगा तो ये एक आवाज करेगा, जिसको हम बोलते हैं पॉप आवाज, पॉप की आवाज करता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पॉप की आवाज बोलते हैं। इसको यूज करा जाता है किसकी, हाइड्रोजन की उपस्थिति को दर्शाने के लिए हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है देखो धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, ठीक है। अम्ल के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो देखो जो धातु कार्बोनेट होता है या फिर जो धातु बाइकार्बोनेट होता है वो एक क्षार की तरह काम करता है, ठीक है। वो एक क्षार की तरह काम करता है, और अम्ल तो है वो हमारा अम्लीय है। तो अगर हम अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराएंगे, यानी कि अम्ल और क्षारक की आपस में क्या कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे, तो उसमें क्या बनता है, उसमें बनता है लवण और जल बनता है ना। तो इसमें भी हमारे पास क्या बनेगा, जैसे ये हमारे पास क्या HCl है, ये हमारा क्या है, लवण है, अम्ल है।
और ये जो धातु कार्बोनेट है यानी कि सोडियम कार्बोनेट, ये हमारा क्या है, ये हमारा एज अ बेस काम करेगा, यानी कि क्षार की तरह काम करेगा। तो अम्ल और क्षार दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे, जो क्या हमारे पास NaCl है, और हमारे पास ये क्या निकालेगा CO2। इसमें जो एक बाई प्रोडक्ट निकलता है वो क्या निकलता है, वो CO2 निकलता है, और साथ में क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा। ठीक है, तो CO2 निकल गया और जल निकल गया। ठीक है, अब अब सेम अभिक्रिया किसके साथ होगी, धातु बाई कार्बोनेट के साथ होगी, यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ होगी। तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास HCl है। HCl की अभिक्रिया हमने कराई किसके साथ, NaHCO3 यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब हमने इन दोनों की अभिक्रिया कराई तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, यानी कि सॉल्ट। ठीक है, प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन गया। ठीक है, तो लवण जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, जब भी हमारा HCl और NaOH मिलेगा तो सॉरी NaCO3, तो हमारे पास क्या बनेगा, NaCl बन गया। ठीक है, NaCl तो हमारा लवण हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी और साथ में क्या, जल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास धातु की अभिक्रिया किसके साथ, धातु बाई कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ। ठीक है, और सेम ही अभिक्रिया किसके साथ होती है, कार्बोनेट के साथ होती है। क्यों, क्योंकि जो धातु बाई कार्बोनेट है और जो कार्बोनेट है वो एज अ बेस काम करते हैं, और हम इनकी अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, अम्लों के साथ करा रहे हैं। और क्षार के साथ ये कोई भी अभिक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि धातु बाई कार्बोनेट जो है वो खुद से ही एक क्षार है। तो जब हम क्षार को क्षार में मिलाएंगे तो क्या ही अभिक्रिया करेगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है अम्ल व क्षारक की अभिक्रिया। ठीक है, अम्ल व क्षारक की अभिक्रिया हम यहाँ पे करा रहे हैं, तो ये हो गया हमारे पास कौन सी अभिक्रिया, ये हो जाएगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना, यानी कि उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण में क्या होगा, जब भी हम अम्ल और क्षार को मिलाएंगे, ठीक है, तो उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा लवण, और साथ में क्या निकलेगा, जल निकलेगा। ये हमेशा याद रखना है कि अम्ल क्षार लवण जल, अम्ल क्षार लवण जल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, HCl लिया है। ठीक है, HCl एक कॉमन मतलब एक सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला क्या है, अम्ल है। इसको अम्लों का राजा भी बोला जाता है। ठीक है, तो HCl जो है वो क्या है, वो अम्ल है, और NaOH जो है वो क्या है, वो क्षार है, यानी कि बेस है। तो इन दोनों से मिलकर के जो सॉल्ट बना है वो क्या है, NaCl है। ठीक है, क्या है, NaCl, और साथ में क्या निकल गया, जल निकल गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये 4 प्रकार होते हैं लवण के। ठीक है, तो अगर प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है ना भाई, अगर क्षार और अम्ल अगर मिलेगा तो बनेगा तो लवण और जल ही। लेकिन अगर अम्ल जो है वो क्या है, प्रबल है, और जो क्षार है वो कैसा है, वो दुर्बल है, तो जो लवण बनेगा वो कैसा बन जाएगा, अम्लीय बन जाएगा। क्योंकि इसके ऊपर किसका प्रभाव पड़ेगा, प्रबल है अम्ल, तो अम्ल का प्रभाव पड़ जाएगा। वहीं अगर जो क्षार है वो प्रबल है और दुर्बल क्या है, अम्ल है, तो जो लवण बनेगा वो कैसा बनेगा, वो क्षारीय बनेगा। क्यों, क्योंकि इस पे जो प्रभाव पड़ेगा वो किसका पड़ेगा, वो पड़ेगा प्रबल क्षार का। ठीक है, साथ में क्या निकल रहा है, जल तो निकल ही रहा है। अगर प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार है तो उदासीन लवण बनेगा। क्यों, क्योंकि प्रबल से प्रबल कट जाएगा या वो उसको मार देगा। ठीक है, फिर क्या आएगा भाई, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, उदासीन लवण बनेगा, क्योंकि भाई ये भी दुर्बल है और ये भी दुर्बल है, तो किसी का भी वो प्रभाव जो है वो नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास जो है अम्लों की रासायनिक गुण। ठीक है, अम्लों के रासायनिक गुण एक सिंपल तरीके से दिखा रखा है कि जब अम्लों की अभिक्रिया किसके साथ होगी, धातु कार्बोनेट के साथ, तो क्या बनेगा, लवण CO2 और H2O, यानी कि HCl Na2CO3। ये हमने क्या करा, HCl जो है वो एक अम्ल है, ये एक क्षार है, तो इससे मिलने वाला धातु कार्बोनेट है ना, ये एक बेस की तरह काम करेगा। ये क्या है हमारे पास, धातु कार्बोनेट। जब हम इन दोनों का रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, NaCl, ठीक है, CO2 और H2O। ठीक है, जब हम अम्लों की अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ, धातु के साथ, तो क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, तो अगर मैंने HCl की अभिक्रिया किसके साथ कराई, मैग्नीशियम के साथ कराई, तो क्या बना, MgCl2, जो कि एक लवण होता है, और फिर क्या निकल गई, एक हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल गई। फिर हमने किसकी अभिक्रिया, फिर हमने अम्लों की अभिक्रिया कराई किसके साथ, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि सोडियम, ये धातु बाई कार्बोनेट। ठीक है, तो HCl हमारा क्या है, एसिड है, NaHCO3 जो है वो क्या है, वो धातु बाई कार्बोनेट है। तो इन दोनों से बनने वाला जो लवण होगा वो क्या होगा, वो NaCl होगा, बाकी बनेगा CO2 और H2O, जैसा कि यहाँ पे क्या है दिखा रखा है। फिर हमारे पास क्या है, अम्लों की अभिक्रिया धातु के ऑक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा, लवण और जल बन गया। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया है, HCl और CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब इन दोनों ने अभिक्रिया करी तो क्या बना हमारे पास, CaCl2, यानी कि कैल्शियम
क्लोराइड बन गया, जो कि एक क्या है, एक सॉल्ट है, और साथ में क्या बना है, एक H2O यानी कि पानी की बूंद निकली है। ठीक है, फिर हमने अब अम्लों की अभिक्रिया क्षार के साथ कराई, तो एक सिंपल सा सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे आसान भी है कि लवण और जल ही बनेगा। तो HCl और NaCl सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली रिएक्शन जो है वो क्या है, वो NaCl और H2O बनाने वाली रिएक्शन है। ठीक है, अरे HCl और NaOH लेना था यहाँ पे। ठीक है, NaOH और HCl को जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, NaCl और H2O। ठीक है, अब हम देखेंगे क्षार के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर क्या हो रहा है भाई, क्षार की अभिक्रिया हम धातु के साथ करेंगे तो भाई लवण और हाइड्रोजन निकलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे ले रखा है NaOH और मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बन गया, और यहाँ पे क्या है, Na2 और H2 जो है वो गैस निकल गई। ठीक है, फिर हमने क्षार की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ करी, तो ये तो खुद से एक क्षार है। ठीक है, और ये क्षार, जब क्षार और क्षार मिलेंगे तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। फिर ये क्षार की अभिक्रिया है वो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अब ये भी क्षार है, ये भी क्षार है ना, दोनों के दोनों क्षार ही तो है, तो ये भी कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। फिर हम आते हैं अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ, तो सिंपल सी रिएक्शन है, लवण और जल बनेगा। जैसे हमने NaOH लिया और H2SO4 लिया, ये हमारा क्या है, बेस है यानी कि क्षार है, और ये हमारे क्या एसिड है, तो Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, और साथ में क्या बना है, जल बन गया। ठीक है, और अब क्षार की अभिक्रिया अधातु के ऑक्साइड के साथ, यानी कि अधातु के ऑक्साइड के साथ, यानी कि NaOH हमारा क्या है, बेस है, साथ में क्या लेंगे, CO2 यानी कि जो हमारा क्या है, अधातु का ऑक्साइड है, तो क्या बनेगा हमारे पास Na2CO3 जो कि सॉल्ट होता है। ठीक है, और साथ में क्या निकल गया, पानी तो निकालना ही होता है अपन को, क्या अपन को खाली बस पानी निकालना है। अरे कहाँ भाग गया भाई, चल 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 नीचे चल। देखो अम्ल व क्षार की प्रबलता। ठीक है, तो अम्ल कितना प्रबल होगा ये कैसे जानेंगे भाई, अम्ल जो है वो कितना ज्यादा प्रबल है। तो अम्ल ज्यादा, सबसे ज्यादा वो प्रबल होगा, वो किस पे डिपेंड करती है, वो H+ आयन के ऊपर डिपेंड करती है, कि जितने ज्यादा H+ आयन निकलेंगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा जो अम्ल है वो क्या होगा, वो प्रबल होते चला जाएगा, यानी कि स्ट्रांग होते चला जाएगा। जितने ज्यादा H+ आयन निकलेंगे उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, वो प्रबल होते चला जाएगा। और क्षार के लिए जितने ज्यादा OH आयन उसमें निकलेंगे, यानी कि उसमें प्रेजेंट होंगे, तो वो उतना ही ज्यादा क्या होते चला जाएगा, प्रबल होते चला जाएगा। ठीक है, उतना ही ज्यादा क्या होते चला जाएगा, प्रबल क्षार होते चला जाएगा। ठीक है, ये तो ये डिपेंड किस पे करती है, अम्लों में तो H+ आयन पे, और जो क्षार है उस पे OH नेगेटिव आयन पे डिपेंड करती है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं देखो सार्वभौम सूचक। ठीक है, सोल्यूशन में H+ आयन की, यानी कि H+ आयन की सांद्रता को दर्शाता है। ठीक है, क्या करता है, H+ आयन की सांद्रता को दर्शाता है अलग अलग रंगों द्वारा, है ना। यानी कि हमारे पास क्या होगा, एक पेपर टाइप का होता है, उसमें क्या होता है, अलग अलग रंग होते हैं। तो जिस तरह से इसकी प्रबलता बढ़ती चली जाती है, यानी कि हाइड्रोजन आयन की जो संख्या है वो बढ़ती चली जाती है, तो इसका कलर जो होता है वो चेंज होता चला जाता है। ठीक है, अब ये है कि जल के साथ अम्ल व क्षार को मिलाने की सावधानी क्यों बरतनी चाहिए। देखो, जब भी हम हमें कभी भी अम्ल के अंदर जल को कभी नहीं मिलाना चाहिए, यानी कि मैं कभी भी H2O को, यानी कि पानी को, कभी भी अम्ल के अंदर नहीं मिलाऊंगा। क्यों नहीं मिलाऊंगा, क्योंकि जब मैं इसको इसके अंदर मिलाऊंगा तो ये जो रिएक्शन होगी वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक, यानी कि ऊष्मा शेपी रिएक्शन होगी। ठीक है, कौन सी रिएक्शन होगी, ऊष्मा शेपी रिएक्शन होगी। तो ऐसा करने से क्या होगा कि वो जो अम्ल होगा वो क्या होगा, वो छिटक के हमारे ऊपर भी आ सकता है, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान हो जाएगा, यानी कि कहीं पे जल जाएगा, कहीं पे कुछ हो जाएगा, है ना। तो हमें हमेशा क्या काम करना चाहिए, जल के अंदर हमेशा अम्ल को मिलाना चाहिए। ठीक है, जल के अंदर हमेशा अम्ल को मिलाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमें जो इंजरीज के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, और साथ में जब हम इसको मिलाते हैं तो हमें बूंद बूंद करके पानी को मिलाना चाहिए। ये नहीं कि अचानक से सारा का सारा पानी उसके अंदर डाल दिया, तो वो फिर भी खराब हो जाएगा मामला। ठीक है, ठीक है, तो सांद्र अम्ल में जल को मिलाने में उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं, यानी कि हम लोग क्या होंगे, जल जाएंगे। ठीक है, साथ ही अत्यंत स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। भाई अगर ये जो हो जाएगा वो ज्यादा गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, ये टूट जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है देखो, इसके बाद देखो पीएच स्केल।
तो पीएच स्केल में ये जो होता है वो पावर ऑफ हाइड्रोजन को नापता है, ठीक है। तो ये 0 से लेकर के 14 तक होता है, 0 से लेकर के कहाँ तक होता है, 14 तक होता है, ठीक है। जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है इसकी जो क्षारीय प्रकृति है वो भी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे इसकी संख्या घटती जाती है यानी कि जो संख्या है वो क्या हो जाएगा, वो कम होता जाएगा। तो जो सोल्यूशन का जो प्रॉपर्टी है वो कैसी होती जाएगी, वो अम्लीय प्रकृति की होती जाएगी, ठीक है। और साथ पे ये कैसा रहता, उदासीन रहता, यानी कि H2O यानी कि पानी रहेगा, ठीक है। अब H प्लस आयन की सांद्रता जो है वो 0 की तरफ अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगी, वो बढ़ेगी, क्योंकि हमें इधर की तरफ जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता चला जाता है, ठीक है। कैसा, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, और जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो इधर की तरफ होगा। तो इसमें क्या होगा, अगर H प्लस आयन की मात्रा होगी, अगर उसमें वृद्धि हो रही है तो जो स्केल है वो 0 से नीचे की तरफ आता जाएगा, यानी कि 0 की तरफ को आता जाएगा। और अगर H प्लस आयन की मात्रा में कमी हो रही है तो वो क्या होगा, वो 14 की तरफ बढ़ता जाएगा, यानी कि जो भी हमारा सोल्यूशन है वो क्या होता जाएगा, वो बेसिक होता चला जाएगा, ठीक है। यानी कि उसमें OH नेगेटिव की आयन की मात्रा जो है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कब होगा, जब ये जो स्केल है वो 0 से 7 की ओर, यानी 7 से लेकर 14 तक की क्या होता चला जाए, बढ़ते चला जाए। और ये जो 7 है, 7 यानी कि जो 7 है, 7 जो होता है वो क्या होता है, H2O का होता है, यानी कि ये हो गया हमारा उदासीन, ठीक है। अब हम देखते हैं दैनिक जीवन में पीएच की महत्ता, ठीक है। देखो हमारे जो पौधे और जो पशु होते हैं ना वो पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, यानी कि क्या होता है भाई, अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी हमें, ठीक है। तो हमारा जो शरीर होता है वो 7 से 7.8 पीएच के बीच में काम करता है, ठीक है ना। हमारा जो शरीर होता है वो 7 से लेकर के 7.8 पीएच के बीच में क्या करता है, काम करता है, ठीक है। अगर वर्षा का जो जल होता है उसका पीएच मान अगर 5.6 से कम हो जाता है तो हम तब जो बारिश जो कहलाती है ना वो एक अम्लीय वर्षा कहलाती है, यानी कि एक एसिड रेन हो जाएगी, ठीक है। अगर बारिश के पानी का जो पीएच है वो लेस देन 5.6 हो जाए, ठीक है, यानी कि वो क्या हो जाए, 5.6 से कम हो जाएगा, तो जो पीएच की वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी, है ना। यानी कि हाइड्रोजन आयन की मात्रा जो है वो क्या होगी, वो बढ़ती चली जाएगी, जिसकी वजह से जो एसिड है यानी कि जो रेन है वो क्या हो जाएगी, वो अम्लीय वर्षा में बदल जाएगी, यानी कि वो फिर हमारे लिए खतरनाक हो जाएगी, यानी कि, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि मिट्टी का पीएच, ठीक है। तो मिट्टी का पीएच कैसे होता है भाई, जब अच्छी उपज के लिए विशिष्ट पीएच की परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान पर मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो जाता है तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। भाई मान लो कि अगर कोई हमारे पास कोई जगह है, अब इसका जो पीएच वैल्यू है वो 7 से फालतू हो जाए, यानी कि क्या हो कि 7, 8, 9 तक अगर ये चला जाए तो हमें इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, इसके पीएच को कम करना पड़ेगा। तो कम कैसे करेंगे, हम इसमें क्या डालेंगे, हम इसमें एसिड डाल देंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, और जो मिट्टी है वो क्या हो जाएगी, वो 7 या फिर 6.7 के आसपास आ जाएगी, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे अगर इसका पीएच जो है वो 5.6 से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो ऐसा करने पर ये वाली जो मिट्टी होगी वो क्या हो जाएगी, वो एसिडिक हो जाएगी। तो अगर एसिडिक मिट्टी होगी तो हमें फिर इसमें क्या क्या डालना पड़ेगा, हमें इसमें डालना पड़ेगा बेस, यानी कि क्षार डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, यानी कि एक अभिक्रिया होगी, कौन सी वाली, उदासीनीकरण, जिसकी वजह से जो मिट्टी है वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। अब जो हमारा जो पेट होता है ना, हमारा जो उदर है, यानी कि जो हमारा पेट है, स्टमक है, उसके अंदर क्या निकलता है, HCl निकलता है ना। भाई बायो के छठे चैप्टर में हमने पढ़ा है कि ये क्या निकलता है, HCl छोड़ता है, ठीक है। तो वो हमारे भोजन के अंदर क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है। लेकिन जब वही एसिड जो होता है वो ज्यादा मात्रा में बनने लग जाए, ठीक है, जब वही एसिड क्या हो, ज्यादा मात्रा में बनने लग जाता है, तो हमारे पेट में क्या होता है, फिर दर्द होता है, ठीक है। अब वो जो दर्द हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पेट में जो एसिड की मात्रा है वो ज्यादा हो गई है। अब उस एसिड की मात्रा को कम करने के लिए हम क्या लेंगे, हमें उसके अंदर क्या डालना पड़ेगा, हमें उसके अंदर बेस डालना पड़ेगा। तो बेस जो है वो हम किसकी मदद से डालते हैं, वो हम डालते हैं एंटासिड्स की मदद से, ठीक है। अब एंटासिड्स क्या होते हैं, ये जो हमारे पास इनो होते हैं ना, इनो जो हम पीते हैं 6 सेकंड में काम तमाम, 6 सेकंड में काम तमाम। तो इनो का जो हम यूज करते हैं वो इसी वजह से करते हैं, जब हमारे पेट में क्या होता है कि जब ज्यादा एसिड बनने लग जाता है, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या यूज करते हैं, एंटासिड्स का यूज करते हैं, जो हमारे पेट को क्या करता है, ठीक कर देता है, जैसे या फिर
मैग्नीशिया। ठीक है, अब इसके बाद देखो हमारे पीएच के अंदर परिवर्तन के यानी दंत क्षय, यानी हमारा जो मुंह होता है ना उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 5.5 से कम होने पर दांतों का जो क्षय है वो प्रारंभ हो जाता है। यानी हमारा जो दांत होता है ना यानी कि जो टूथ इनेमल है, ठीक है, क्या है, टूथ इनेमल। तो टूथ इनेमल जो होता है वो सबसे हार्ड मटेरियल होता है। ठीक है, एक तो हमारे शरीर के जो है सबसे हार्ड मटेरियल होता है। ठीक है, लेकिन जब हमारे मुंह का जो पीएच होता है ना वो 5.5 से क्या होता है, कम हो जाता है ना। तो ऐसे में जो दांत होते हैं वो संसारित हो जाते हैं, यानी कि खराब होने लग जाते हैं। तब हम किसका यूज करते हैं, तब हम करते हैं यूज टूथपेस्ट, यानी कि कोलगेट का यूज करते हैं ना। कोई कोलगेट का करता है, कोई पेप्सोडेंट का करता है, और कोई दंत कांति का करता है। ठीक है, तो ये जो सारे के सारे जो टूथपेस्ट होते हैं ये कैसे होते हैं, ये सब सारे बेसिक होते हैं। ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं, इस पीएच की वैल्यू को क्या करते हैं, बढ़ा करके और 7 के आसपास ले आते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो दांत है वो खराब होने से क्या होता है, बच जाता है। ठीक है, अब पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायन से आत्मरक्षा। ठीक है, देखो क्या होता है कि जो मधुमक्खी है हमारे पास, ठीक है, जो मधुमक्खी का जो डंक होता है ना वो एक अम्ल को छोड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, दर्द होता है, हमारे मतलब जलन का महसूस होता है। अरे जैसे मधुमक्खी काट ली थी तो हमें क्या होता है, दर्द होता है। अब दर्द वो होता क्यों है, क्योंकि उसके अंदर यानी उसका जो डंक होता है ना उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है अम्ल। ठीक है, अब अम्ल जब हमारे शरीर में जाएगा तो अचानक से क्या होगा, हमें दर्द होगा या फिर जलन होगी। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए हम क्या काम करते हैं, उसमें बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। ठीक है, जो नेटल जो होता है यानी कि जो उसका जो डंक होता है ना, डंक वाले बाल जो होते हैं वो मेथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, क्या छोड़ जाते हैं, मेथेनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं, जिसके कारण हमें दर्द का अनुभव होता है। ठीक है, अब इसका जो इलाज है वो डॉग का पत्ता जो होता है, वहां पे गांव में होते थे कोई डॉग के पत्ते, तो उसका जो यूज है उसमें करते थे, उसको उस स्थान पे क्या करते थे, रगड़ देते। तो रगड़ देने से क्या होता था कि वो जो है वो ठीक हो जाता था। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के लवण है यानी कि सॉल्ट है। सबसे पहले क्या है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम किस तरह से निकालते हैं, ठीक है, तो NaCl और H2O जिसको हम क्या बोलते हैं, इसका जो मिक्सचर होता है इसको हम बोलते हैं ब्राइन वाटर। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्राइन वाटर। तो जब हम ब्राइन वाटर को इसमें जब हम विद्युत प्रवाहित करते हैं ना, जब हम इसमें क्या काम करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी को लगा देंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी के लगाने से क्या होता है, इसका जो NaCl होता है और इसका जो H2O होता है ये आपस में आयंस को एक्सचेंज करते हैं और NaOH बनाते हैं, जो हमारा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और क्लोरीन और हाइड्रोजन निकालते हैं। इसको हम बोलते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया। तो अगर ये 1 मार्क्स का पूछ भी लेके भाई क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होती है, तो राइट दिस। ओके, अब उसके बाद होता है कि इसके उपयोग क्या होते हैं। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या क्या उपयोग है, सबसे पहले क्या क्या, हाइड्रोजन का यूज जो है वो ईंधन में हो जाता है। क्लोरीन का यूज जो है वो पानी को स्वच्छ बनाने में होता है, और PVC यानी कि जो पाइप वगैरह होते हैं वो CFC बनाने में होता है। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इस्तेमाल इस्पात की सफाई और औषधियाँ बनाने में करते हैं। और NaOH जो होता है वो धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन कागज आदि के लिए यूज होता है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है कि अगर हम इसी में क्या काम कर दे, अरे कहाँ भाग गया भाई, चल ऊपर खींच दे ऊपर को भाई, है ना। तो अगर हमारे पास क्या है, क्लोरीन और NaOH है, यानी कि अगर हम इन दोनों को साथ में मिलाते हैं तो हमारे पास विरंजक चूर्ण भी बन जाता है, और इसका यूज हम कहाँ करते हैं, घरेलू विरंजक वस्त्र को निर्माण करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है विरंजक चूर्ण, यानी कि हम क्या काम करेंगे, इसमें शुष्क बुझे हुए चूने यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने से, है ना, जब हम शुष्क बुझे हुए चूने पर क्या कराएंगे, क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं, तो उससे हमें विरंजक चूर्ण यानी कि CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण होता है, और साथ में क्या निकलता है, जल निकल जाता है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सॉल्ट है, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और हिंदी में बोलते हैं विरंजक चूर्ण। ठीक है, और बनता किससे, ये शुष्क बुझे हुए चूने यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। जब हम इसमें क्लोरीन को डालते हैं तो क्या बनता है
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, ठीक है, जो और साथ में क्या निकलता है H2O, यही हमारे पास क्या होता है, ये हमारा विरंजक चूर्ण है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसका इस्तेमाल होता है वस्त्र उद्योग में सूती व लिनन के विरंजन के लिए, यानी कि कलर करने के लिए। नंबर 2 क्या है कि कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जे का विरंजन करने के लिए, ठीक है, रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, ठीक है, और पीने वाले पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक, यानी कि ये क्या काम करता है, जो हम बोलते हैं ना कि क्लोरीन की गोली मिली हुई है, क्लोरीन की गैस मिला देते हैं, तो वो रियलिटी में क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से निकली हुई जो क्लोरीन होती है उसको मिलाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा क्या होता है भाई, इसको हम बेक करने वाला सोडा बोलते हैं ना। तो जब हम NaCl प्लस H2O यानी कि ब्राइन वाटर को, ठीक है, ब्राइन वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में जब हम इसमें NH3 को पास करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड, और साथ में क्या निकलता है हमारे पास, बेकिंग सोडा यानी कि NaCO3, जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये एक दुर्बल अशंशारक है, यानी कि बचाता है, ठीक है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है, यानी कि अगर हम NaCO3 को वापस से हम गर्म करते हैं तो ये क्या बनता है, ये सोडियम कार्बोनेट बनाता है, साथ में पानी और CO2 को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। इसका जो उपयोग होता है वो कहाँ पर होता है, बेकिंग पाउडर बनाने में करते हैं, ठीक है, बेकिंग पाउडर बनाने में करते हैं। और नंबर 2 टार्कटिक अम्ल, ठीक है। और इस अभिक्रिया में उत्पन्न CO2 के कारण जो पाव रोटी होती है ना, यानी कि जो केक वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, वो फूल जाते हैं, वो उठ जाते हैं, ठीक है, खमीर जो है वो उठ जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, मुलायम हो जाता है और स्पॉन्जी हो जाता है, ठीक है। ये एक एंटासिड घटक है। जो एंटासिड्स होते हैं ना, यानी कि जैसे इनो वगैरह होते हैं, तो उसमें भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास धोने का सोडा। धोने का सोडा में क्या होता है, क्रिस्टलीकरण से प्राप्त किया जाता है, यानी कि हम इसको क्या काम करेंगे, सोडियम कार्बोनेट, है ना, सोडियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, उसका क्रिस्टलीकरण करेंगे, यानी कि उसके अंदर हम सिंपल सी क्या बात है कि पानी मिला देंगे। तो पानी मिलाने से क्या होगा, इसके अंदर 10 बूंद पानी की डाल दी और ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमारा बन गया Na2CO3 इंटू में 10H2, जिसको हम बोलते हैं धोने का सोडा, ठीक है। अब इसके यूज क्या क्या होते हैं भाई, सिंपल सी बात है भाई, जब धोने का सोडा है तो हम इसको धोने के लिए यूज करेंगे, है ना। तो कांच साबुन कागज के उद्योग में धोने के लिए करते हैं, बोरेक्स के उत्पाद में करते हैं, घरों में साफ सफाई में करते हैं, जल की कठोरता को हटाने के लिए, यानी कि जो हमारा हार्ड वाटर होता है, जिनके अंदर आयंस की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, उनको हटाने के लिए करते हैं। फिर आता है हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है कि भाई जो हमारे पास जिप्सम होता है, जिप्सम को हम सिंपली क्या काम करते हैं, गर्म कर देते हैं। गर्म करने से इसका जो पानी होता है वो क्या होता है, वो निकल जाता है, और कुछ पानी जो है वो इसके साथ रह जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं POP। अब इसका जो इस्तेमाल है वो कैसे करते हैं, कि जो डॉक्टर होता है वो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में करता है, खिलौने आदि का बनाने में करते हैं, और सतह को चिकना करने में करते हैं। अब ये जो डॉक्टर होता है वो करता है क्या है कि वो पाउडर होता है हमारे पास किसका, CaSO4 इंटू में 1/2 H2O, इसके अंदर क्या काम करेंगे, हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जो कि वापस से ये क्या बनाएगा, जिप्सम को वापस से बना लेगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्या, जिप्सम, जिप्सम, है ना। तो ये वापस से क्या बना लेगा, जिप्सम हो जाएगा, और ये बन जाता है हार्ड, जिसकी वजह से जो हमारी जो हड्डी होती है वो क्या होती है, वो सही जगह पर क्या होती है, बैठ जाती है, ठीक है। थैंक यू, और पढ़ते रहो। 16 तारीख से फरवरी, 16 फरवरी से पेपर हैं। इसका पेपर है कब को भाई, 27 तारीख को, ठीक है। तो पढ़ते रहो और पढ़ते रहो बस।